हर सफर शहर से शुरू नहीं होता। खुद सफर गांव की मिट्टी में जन्म लेते हैं, जहां सपने छोटे लगते हैं और हौसले उनसे कहीं बड़े होते हैं। जब रिसोर्सेस कम हो और एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा, वहां सपना देखना भी रिस्क बन जाता है। आज की कहानी मार्क्स और रैंक्स की नहीं, ये कहानी है उन रातों की जब खुद से पूछा गया, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ। ये कहानी है माँ बाप के विश्वास की और उस बोझ की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो बिन बोले ही कंधों पर आ जाता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से कोलकाता तक के भीड़ भाड़ शहर तक का सफर, जहां मंजिल का पता नहीं था, बस इतना पता था कि पीछे मुड़ने का ऑप्शन नहीं है। आज हम सुनेंगे एक चार्टेड अकाउंटेंट की कहानी नहीं, बल्कि उस इंसान की कहानी जिसके पास हार मानने का समय ही नहीं था। Dear friends, welcome to our channel Reorient and our podcast show The Experience Exchange। आज की कहानी रियल स्ट्रगल, रियल जर्नी और रियल सक्सेस के बारे में, जिससे हर स्टूडेंट अपने आप को रिलेट कर पाएगा। आज के हमारे गेस्ट है एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेरे घनिष्ठ मित्र सीए प्रियरंजन शुक्ला। आइए उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सुमन जी, शो में बुलाने के लिए। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। चलिए शुक्ला जी, हमने तो कुछ इंट्रोडक्शन इन ब्रीफ दिया है अपने लिसनर्स को। आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे लिसनर्स को। देखिए, मेरी जर्नी बहुत, मतलब हम एक छोटे से गांव से, यूपी का एक छोटा सा गांव है। बहुत ही गरीब फैमिली से स्टार्टिंग हुआ है। ऐसा नहीं कि हम बहुत स्टार्टिंग से मतलब वेल सेटल थे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत गरीब फैमिली से स्टार्टिंग हुआ है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ के और कुछ कर सके। ऐसा नहीं कि मेरे एंसेस्टर फादर लोग का कोई बिजनेस रहा हो कि भैया ठीक है चलो बिजनेस चलाएंगे। हाँ, तो स्टार्टिंग में गांव में हम 10 तक 10 तक की जो पढ़ाई थी वो गांव में की है। उसके बाद मेरे गांव में जहाँ पढ़ाई किया था वहाँ के आसपास में कोई ऐसा बहुत बढ़िया स्कूल भी नहीं था कि आगे का एजुकेशन हम कंटिन्यू कर पाए। तो मेरे चाचा जो थे वो कलकत्ता में जॉब करते थे, तो हम गर्मियों की छुट्टी में दादाजी के साथ कलकत्ता घूमने आए थे। तो घूमना फिरना हो गया, तो हुआ भी यानी अब स्कूल खुलने वाला है तो वापस चलने का है। तब मेरे एक्चुअली चाचा की फैमिली में मतलब चाची जी थी, कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, एक छोटी सी उनकी बच्ची थी। तो क्या हुआ, दादाजी ने बोले कि तुम एक काम करो, यहीं चाचा के पास ही रुक जाओ, क्योंकि वहाँ पे तुमको वैसे भी पढ़ाई के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन, स्कूल चाहिए, वो आसपास नहीं है, घर से बहुत दूर पड़ता था। तो एक काम करो, तुम यहीं पे रुक जाओ। तो हमने प्लान बना दिया, ठीक है यहीं से पढ़ाई करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में के बारे में कुछ बताइए। फैमिली बैकग्राउंड में देखिए, जैसे कि बताया, चाचा मेरे एक सर्विस करते थे। पापा का छोटा सा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, 1-2 लॉरी थी। पापा मतलब कितने भाई? नहीं, पापा 2 भाई थे, मेरे चाचा एंड पापा। तो चाचा क्या है, जॉब करते थे, वो कलकत्ते में बहुत जगह करते थे। लास्ट में आके जब हम यहाँ पे आया 2020 में, तब जाके कलकत्ता में सेटल आउट हो गए थे। इसके पहले ऑल ओवर इंडिया में कहीं, कभी किस सिटी में 1 साल, कभी किस सिटी में 1 साल। वो तो कंपनी जॉब कर रही है, जहाँ पे आप ट्रांसफर करेंगे जाना पड़ेगा। तो फाइनली उन्होंने, कंपनी वालों ने डिसाइड किया यहाँ पे सेटल कर दिया था। और मेरे पापा जो थे वो यूपी में ही, वहाँ पे लोकल अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम था, 1-2 गाड़ी थी, तो वो अपना वही वाला काम करते थे जी, ट्रांसपोर्ट वाले। यस, ट्रांसपोर्ट के उसमें थे। और हम 3 भाई थे, तो हम तीनों भाई वही गांव से पढ़ाई लिखाई किए 10 तक। उसके बाद 10 के बाद मेरे को यहाँ आने का पड़ा, मतलब अपने गांव से ही हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया था। अच्छा, ऐसा भी मतलब कोई सिचुएशन जहाँ मनी वाज द कंसर्न कि भैया स्टडीज के लिए मनी बहुत मैटर करता है, ऐसा कभी? एकदम यहाँ आने के बाद हमने तो चलो 11-12 तो बहुत हाई फाई बताया, जैसे बहुत हाई फाई स्कूल था नहीं, वो तो ठीक है हो गया। उसके बाद जब हम लोग सीए ज्वाइन किया, सीए पढ़ाई करने का सोचा, तो उस समय लगता था यार अभी हम सीए करेंगे, सीए में तो 4-5 साल लगेगा। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट था, ऐसा सपोर्ट था नहीं कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा हो। ऊपर से पापा के ऊपर और 2 मेरे छोटे भाई थे, वो लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो इंजीनियरिंग में और सीए में तो कम खर्चा लगता है, बट वहाँ पे खर्चा अच्छा खासा लगता है। तो वो भी प्रेशर था कि भैया छोटे भाई लोग को भी पढ़ाई का ये करना है और हमको अपना खुद का कंटिन्यूएशन करना था। तो एक बार तो सोचे कि भैया ठीक है आर्टिकलशिप में डमी ले लेवें। हाँ, डमी ले लेने से क्या है, फिर हम कहीं जॉब कर लेंगे। आर्टिकलशिप में तो हम लोग के टाइम पे 1000 रुपया स्टाइपेंड मिलती थी।
हाँ, उस समय तो 1,000 रुपया 2,000 रुपया तो वही तो 1,000 रुपया में तो मेरा ही आने जाने का खर्चा नहीं निकल सकता। तो हम फिर सोचे कि भैया ठीक है डमी ले लेते हैं और कहीं पे जॉब करेंगे तो ठीक ठाक मिल जाएगा। तो क्या है कि मेरे को फैमिली से मतलब मेरे लिए नहीं चाहिए होगा कि भैया हम अपना खर्चा खुद चला सकते हैं। पर प्रॉब्लम एक और थी कि उस समय डमी लेने जाओ, डमी लेने के लिए भी आपको 35,000 40,000 रुपया देना पड़ता था वन शॉट। उस समय तो डमी लेने देना पड़ता था, तो डमी 25,000 यस आपको देना है। इनफैक्ट डमी के लिए और आर्टिकलशिप के लिए भी उस समय प्रॉब्लम क्या था। आज के डेट में तो चलो ठीक है आर्टिकल लोग खोज रहे हैं, हम लोग के टाइम आर्टिकलशिप नहीं मिलता था बॉस। आर्टिकल्स ज्यादा थे। यस आर्टिकल उस समय मिलते नहीं थे। यदि आपकी कोई अच्छा रेफरेंसेस नहीं है तो कोई फर्म आपको आर्टिकलशिप में लेती नहीं थी। राइट। तो उसके लिए भी मेरे बहुत स्ट्रगल। पहले तो ठीक है ये तो डमी वाला कंसेप्ट हम हटा देंगे, भैया मेरे पास तो पैसा है नहीं 30,000 रुपया देने के लिए कि हम डमी ले लें, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर हम डिसाइड किए कि भैया ठीक है आर्टिकलशिप करते हुए अपना पढ़ाई करते हुए आगे कैरी ऑन करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम तब चलो आर्टिकलशिप डिसाइड तो कर लिया, आर्टिकलशिप करे तो करे कहाँ, जाएं किसके पास। मेरा ऐसा कोई मतलब बैकग्राउंड में या जान पहचान वाले में कोई दोस्त यार था नहीं जो सीनियर रहा हो, कहीं आर्टिकलशिप कर रहा हो, रेफर कर दे अपने फर्म में। तो उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। फिर जाके एक फर्म था वहाँ पे कोई जान पहचान सोर्स लगा के तो वहाँ पे आर्टिकलशिप मेरे को मिला आपको आर्टिकल। एकदम बिना रेफरेंस बिना रेफरेंस के नहीं। अच्छा ऐसा चीज बताइए शुक्ला जी, आप जैसे गांव से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, मिर्जापुर गांव से आई थी। हाँ भदोही बोल के है, कारपेट के लिए बहुत फेमस है। कारपेट के लिए फेमस है। भदोही से आप यहाँ आए, वहाँ पे क्लास 10 तक आपने पढ़ाई की, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की जी। अच्छा जैसे माँ बाप जो है काफी हम लोग को चाहते हैं बेटे को कि भाई अच्छे से पढ़े लिखे जी। तो ऐसा कोई सेक्रीफाइस जो आपके पेरेंट्स ने आपके स्टडीज के लिए किया है और वो अभी तक आपके दिलो दिमाग में जहन में मतलब बसा हुआ है कि भाई, और अभी तक आपने उतार नहीं पाया उसको अपने दिमाग से? जी आप एकदम ऐसा एक्सीडेंट हुआ। मतलब हम देखे ना पापा लोग को अपना जो खर्चे में था अपने खर्चे में सारे। मेरे को एक्चुअली क्या है ना, जब आर्टिकलशिप नियर अबाउट कंप्लीट होने को आया तो फिर क्या ना इंटरव्यू वगैरह के लिए या कुछ पढ़ाई वढ़ाई के लिए मेरे को लैपटॉप का जरूरत था। और उस समय क्या था फाइनेंशियल पोजीशन इतना अच्छा नहीं था कि फोन भी मेरे को दिला पाए। ओके। तो क्या किए पापा अपना खर्चा जो अपना पर्सनल खर्चे हैं वो सब कट करके कि भैया ठीक है हम जो इतना खर्चा कर रहे हैं अब, क्यों क्या होता है ना कि फादर्स के भी कुछ अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। बट वो लोगों ने वो सब सेक्रीफाइस करके मेरे को लैपटॉप उस समय दिलाए। तो वो मेरे को याद रहता है कि जिस समय मेरे पापा की मेरे को फ़ोन देने की पोजीशन नहीं थी उस समय मेरे को लैपटॉप खरीद के उन्होंने दिया। तो आप साइंस लेके पढ़ रहे थे क्लास 10 तक, फिर अचानक से आपने सीए का रुख लिया, कॉमर्स का रुख लिया। इसके बारे में मतलब थोड़ा बताइए, और वाई सीए को क्यों चुना? और भी तो सब्जेक्ट्स है और भी कोर्सेज हैं उसको आप कर सकते थे, सीए की तरफ आपने रुख क्यों लिया? एक्चुअली क्या आता है ना कि स्टार्टिंग में ना जो बच्चे पढ़ने में तेज रहते हैं उनका पहला प्रायोरिटी होता है कि भैया हम साइंस लेके पढ़ेंगे। और हम क्लास 5 तक अपने स्कूल के टॉपर थे तो पढ़ने में ठीक थे, तो वहाँ पे क्या हमने साइंस ले लिया 9-10। अब हम कॉमर्स में क्यों आए वो मेरा मजबूरी था, क्योंकि जब यूपी से हम बंगाल में आए तो यहाँ पे मेरे को साइंस में एडमिशन नहीं मिला। अच्छा। तो साइंस में एडमिशन नहीं मिला तो सेकेंड प्रायोरिटी मेरे को देना था भैया कॉमर्स। तो वो मतलब मजबूरी में आके मेरे को कॉमर्स चुनना पड़ा। अच्छा। तो जैसे सीए के बारे में आपने पहले किसी से सुना होगा या कोई आस पड़ोस में कोई किया होगा सीए, या कैसे सीए के बारे में कैसे आपने सुना कैसे? नहीं पहले तो हम देखिए पहले से मेरा प्लान कुछ ऐसा नहीं था सीए करने का। पहले तो जो साइंस पढ़ रहे थे तो उस समय तो साइंस फील्ड में जाने का था। जब 12 में हमने कॉमर्स लिया तो कॉमर्स लेने के बाद उस समय एमबीए बहुत बढ़िया चल रहा था कि भैया कैट का एग्ज़ाम दो, कैट का प्रिपरेशन करो और एमबीए करो। उस समय एमबीए बहुत ट्रेंड में था। हाँ, पर प्रॉब्लम क्या था कि एमबीए में भी खर्चा लगता था। उसमें भी मतलब स्टडी का खर्चा अच्छा खासा आता था सीए के कंपैरिजन में। हाँ, बहुत अच्छा खासा, उसका मतलब डबल ट्रिपल ऐसे मान सकते हो आप। हाँ, तो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन तो बहुत बढ़िया था नहीं। तो फिर क्या हुआ कि एक्चुअली मैं बचपन से ही पढ़ने में ठीक ठाक था, तो मेरे फैमिली वाले या मेरे रिलेटिव सब कोई जानते थे हाँ ठीक है बच्चा मेहनती है कुछ भी कर लेगा। हाँ, तो ऐसे बात चलने लगा कि भैया अब उसका ग्रेजुएशन हो गया तो एमबीए करना चाह रहा है। तो एक मेरे मामा थे तो बोले आप लोग तो बोलते हो, मतलब उन्होंने टोन वाला सेंस में बोला कि आप लोग बोलते हो तो पढ़ने में बहुत तेज है, ये है तो पढ़ने में तेज है तो सीए करे। ग्रेजुएशन के टीचर थे जिनसे मैं कॉमर्स पढ़ता था, तो उनसे हम बोला कि सर ऐसा ऐसा है, तो घर वाले तो बोल रहे हैं कि मेरे को सीए करने के लिए, हम तो एमबीए करना चाह रहे थे।
तो आपका क्या ओपिनियन रहेगा, आप क्या बोलना चाह रहे हो, करें कि नहीं करें या क्या बोलें? बोले नहीं देखो, जो बोल रहा है वो तो सही बोल रहा है कि आप सीए करने के बाद सीए का एक सिग्नेचर का वैल्यू होता है। कॉमर्स लेवल पे टॉप पोजीशन में जो आता है वो सीए आता है। टफ है बोल के वो आपको बोले कि हाँ आप ये करो, यदि आप कर सकते हो तो करो। सीए के कंपैरिजन में एमबीए कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता। जैसे कि आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा को भी सुने होंगे, हाँ यस, नेशन बिल्डिंग में वो है। और यस और बिजनेस जो चलाना है वो तो एमबीए लोग, सेल्स वाले आपके वो मार्केटिंग कर लेते हैं। बिजनेस को कैसे चलाना है वो एक सीए ही जानता है कि बिजनेस को कैसे रन करना है। तो ये अपने रतन टाटा जी ने बोला था, तो मेरे सर ने भी वही बोला कि भैया देखो, मतलब कॉमर्स में सीए के कंपैरिजन में कोई भी कोर्स स्टैंड नहीं करता। तो यदि आप कर सकते हो तो आप सीए करो। तो बस वहीं से फिर हम उस दिन ठान लिए कि नहीं भैया ठीक है, हमको सीए करना है। अरे शुक्ला जी, कोइंसिडेंस ऐसा है हाँ कि मैं भी क्लास 10 तक साइंस में था। अच्छा। 11-12 कॉमर्स होगा, उसके बाद मैंने क्लास 12 के बाद जो है एक साल तो पढ़ाई छोड़ दिया। अच्छा। मम्मी एक्सपायर कर गई थी मेरी। ओह वेरी सैड। और फिर मेरा एक फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड, उसने मेरा फॉर्म जमा कर दिया इंस्टीट्यूट में। अच्छा। सी इंस्टीट्यूट में, मेरे को पता भी नहीं था। अच्छा। और मेरे को इंस्टीट्यूट से जब उस समय बाय कुरियर आता था, हाँ, एडमिशन का फॉर्म आया, तब मेरे को पता चला, अरे मैं तो सीए में एडमिटेड हूँ। अच्छा। फिर उस दिन से फिर मेरा पढ़ाई चालू हुआ सीए का, और फिर उसके बाद से मैंने फिर पीछे नहीं देखा। मतलब मेरा और आपका जर्नी काफी हद तक मिलता है। इसीलिए अपने क्लोज फ्रेंड एंड पार्टनर भी हैं। यस 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 यस। अच्छा एक चीज बताइए, सीए सपोज आप चुना या आपको बोला गया, आपके टीचर या जो भी गाइड थे उस समय सीए बोले, तो उस समय एक मन में डर नहीं आया कि भाई मैं हिंदी मीडियम से हूँ, गांव से आया हूँ, कलकत्ता आके मैं सीए का कोर्स कर रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंग्लिश में कोर्स को दूंगा, प्लस मैं यहाँ पे जितने भी ट्यूशन्स वगैरह जो अरेंज हो रहे हैं मैक्सिमम इंग्लिश में पढ़ेंगे, सब बातें करेंगे। फिर आपको उस समय कोई डर नहीं हुआ कि भाई कैसे मैं इसको हैंडल करूँगा? एक्चुअली देखिए, इंग्लिश वाला तो डर खत्म हो गया था। जैसे हम आपको बताया कि 11-12 का जब हम एग्ज़ाम दिए थे, तभी मेरे टीचर ने बोला नहीं भैया आप हिंदी तो छोड़ दो, इंग्लिश में ट्राई करो। तो डर मेरा 11-12 में आते आते ख़त्म हो गया था कि इंग्लिश में देना है वो चीज़। हाँ, रहा बात सीए कर रहे हो तो वो चीज़, वो डर डेफिनेटली मेरे पास डर था कि भैया हम सीए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हमने गाँव छोड़ के मम्मी पापा को छोड़ के यहाँ चाचा चाची के पास रहने के लिए आया था, खाली पढ़ाई के लिए। तो यदि हम पढ़ाई में भी वो नहीं कर पाते तो हमको ये लगता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे जो गांव के फ्रेंड दोस्त यार हैं वो क्या सोचेंगे यदि हम नहीं कर पाते। नॉर्मल हम भी बीए बीकॉम ग्रेजुएशन करते हैं, तो मेरा वहाँ से कलकत्ता आने का फिर तो मतलब नहीं हुआ ना। हम तो इसीलिए आए थे कि भैया यहाँ कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे लोगों से। जैसे नॉर्मल जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे जो गांव के थे, वो आज भी वो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन नॉर्मल कोर्सेज करके आज कहीं कोई जॉब कर रहा है, कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस कर रहा है। तो हमको ये चीज़ डर था कि भैया हम कुछ अलग नहीं करेंगे तो मेरा यहाँ आना वर्थफुल नहीं हुआ। तो मेरे पास ये प्रेशर था कि मेरे को बाय हुक एंड क्रुक करना ही है, इसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत इंस्पायरिंग है। अच्छा, जैसे आप कलकत्ता आए, हाँ। कलकत्ता में आपके बोल रहे कि आपके चाचा रहते थे, हाँ। जॉब करते थे यहाँ, जॉब जी। तो यहाँ पे चाचा के पास ही आप आए जी। तो जब आप फर्स्ट टाइम मूव किए फ्रॉम यूपी भदोही टू कलकत्ता, तो यहाँ पे आके कोई अकेलापन फील हुआ कभी भी इनिशियली जब आप? नहीं, बट ऑब्वियस अकेलापन तो स्टार्टिंग में 1 साल 1.5 साल 2 साल तो लगा था। पर क्या है ना कि हम अपना एम देख रहा था कि हमको भैया कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। तो इनिशियली मेरे को थोड़ा लोनलीनेस फील हुआ, बट धीरे धीरे फिर यहाँ पे फ्रेंड सर्कल बनते गए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मेरा जो एम था, हमको एम को अपना अचीव करना था। तो एम अचीव करने के लिए भैया ठीक है, कुछ भी सफ़र करना पड़े तो करने के लिए हम तैयार थे। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम लोग तो हिंदी भाषी है जी, तो यहाँ कभी लैंग्वेज बैरियर कुछ हुआ? जैसे कलकत्ता तो मोस्ट वेल बंगाली ज़्यादा है। नहीं, लैंग्वेज बैरियर मेरे को हुआ था स्कूल के डेज या कॉलेज डेज तक थोड़ा बहुत हुआ था। पर जब हम आर्टिकलशिप किए ना, तो वहाँ पे जब हम लोग ऑडिट पे जाते थे ना, तो वहाँ मोस्ट ऑफ अकाउंटेंट बंगाली रहते थे। देखिए, वैसे तो बंगाली वाले आपको कोई मतलब वैल्यू नहीं देंगे, बट सिंस हम एज एन ऑडिटर जाते थे तो उनको अपना लैंग्वेज समझाने के लिए
वो लोग मेरे को धीरे धीरे करके बंगाली सिखाए कि हाँ बंगाली में भैया ऐसे, क्योंकि यदि वो मेरे को कन्विंस नहीं कर पाते तो भैया हम तो निगेटिव रिपोर्टिंग करेंगे कि भैया हाँ इनका ये नहीं है, या प्रॉपर इन्होंने मेरे को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फिर वो लोग अपना बात रखने के लिए मेरे को धीरे धीरे करके वो बंगाली सिखाए। तो जब काम आर्टिकलशिप चालू करने लगे तब से मोटा मोटी वो लैंग्वेज ग्रिप में आ गया। आज भी मेरे को लिखने नहीं आता, बट बोल लेते हैं, वो समझ लेते हैं। अच्छा चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो सीए का जो जर्नी है, कि भाई आपने यहाँ पे आया, कलकत्ता में आया, आप यहाँ से आप स्टार्ट किए स्टडीज करना। तो आई थिंक आप फाउंडेशन से डायरेक्ट दिए कि आप इंटर से दिए? नहीं, इंटर से दिए, बिकॉज ग्रेजुएशन के बाद हमने सीए में एंट्री किया था। तो ग्रेजुएशन यहीं से किए थे। कौन सी कॉलेज? ये हमने किया था जयपुरिया कॉलेज है, जयपुरिया कॉलेज से किया था जी। अच्छा फिर वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद फिर वही बोले कि हम एमबीए करने वाले थे, क्योंकि एमबीए का प्रिपरेशन है ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। तो बट वही है कि एमबीए का प्रिपरेशन है तो भैया ग्रेजुएशन के बाद फिर जब वो तो वहाँ से चेंज हो गया मेरा ग्रेजुएशन के बाद की नहीं है, एमबीए नहीं करना है, सीए में जाना है। तो उस समय जो था, शायद आज भी है, कि आपका ग्रेजुएशन में 55% 60% है, नहीं 55% था मेरे को जहाँ तक याद है, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में 59 पॉइंट समथिंग था, 60 नहीं था। तो इसीलिए हम कंफर्म है कि 55 पे था कि 55% आपका ग्रेजुएशन है तो डायरेक्ट आप इंटर में एडमिशन ले सकते हैं, फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। को लग रहा है कि आज अभी शायद 60% है, मे भी अभी हो सकता है। तो अब जैसे सबसे ज्यादा स्टूडेंट का डर तो भाई एग्जाम्स ही होता है। एकदम। और इंटरमीडिएट में आपने ट्यूशंस लिया? हाँ, ट्यूशंस लिए थे। ट्यूशन सारे सब्जेक्ट के नहीं लिए थे, जो मेन अपने सब्जेक्ट थे अकाउंट, टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग, वो तीनों सब्जेक्ट के ट्यूशंस लिए थे। तो आपने इंटरमीडिएट का ट्यूशंस लिया अकाउंट्स, कॉस्ट और टैक्सेशन का। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको सबसे टफेस्ट क्या लगा इंटरमीडिएट में? इंटरमीडिएट में मेरे को एक्चुअली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कभी से भी टफ नहीं लगा मेरे को। अच्छा। अकाउंट, टैक्सेशन, कॉस्टिंग कभी से भी टफ नहीं लगा मेरे को। थ्योरी वाला जो सब्जेक्ट रहता था, लॉ और ऑडिट, उसमें मतलब टफ लगता था। और उसमें हम लोग के टाइम में एक आईटी का भी कोई ये था, तो वो जो आईटी वाला था, वो आईटी वाला जो सब्जेक्ट था, एक्चुअली वो तो यार मेरे को लगता है तो इंजीनियर लोग का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग का, और वो सब जो कोडिंग करते हैं वो लोग के लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हम लोग के कोर्स में क्यों था नहीं समझ में आया, वो सबसे ज़्यादा टफ लगता था। एक्चुअली उसको हम लोग के कोर्स से कोई रिलेटेबल नहीं था। हाँ, यस, रिलेटेबल नहीं था ना, दैट्स उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आता था कि इसका फ्यूचर में क्या यूज़ है। जबकि आज के डेट में समझ में आता है नहीं यूज़ है, क्योंकि आज सब टेक्नोलॉजी बेस हो गया है, तो आज रियलाइज होता है कि यूज़ है। बट आज से 5-7 साल 10 साल पहले लगता था तो इरिलेवेंट है, झूठ मूठ का हम लोग का सिलेबस में था। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है, आई थिंक उसको वो मगअप करके ही देते हैं, याद करके ही एकदम जैसे तैसे पास, बस उसमें पासिंग मार्क चाहिए था 40 नंबर, और उससे ज्यादा किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं रहता था। अच्छा। और आपको इंटरमीडिएट में बेस्ट सब्जेक्ट क्या लगता था आपको कि भाई ये सब्जेक्ट में तो हम कंट्रोल है पूरा 100%, ये तो हम मारते हैं? बेस्ट मेरे को टैक्सेशन लगता था। टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स। तभी आप डायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जी। नहीं, अभी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में ही कर रहे हैं। दोनों में ही कर रहे हैं, दोनों में कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल आपका है दोनों में बढ़िया। इवन आपको बताते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है, हमने एडवांस रूलिंग के लिए जस्ट अभी लास्ट वीक में अप्लाई किया था। फर्स्ट मेरा एडवांस रूलिंग का केस था और वो मेरे फेवर में आया है। अच्छा शुक्ला जी, आपने इंटरमीडिएट दिया, तो आप इंटरमीडिएट में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए कि उसमें? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एक ग्रुप हो गया था। ग्रुप 1 हो गया था। अपने को तो 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर होते थे, तीन पेपर थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पहला ग्रुप हुआ था, एंड सेकेंड अटेम्प्ट में जाके मेरा दूसरा ग्रुप हुआ है। किस सब्जेक्ट में आप बैक कर गए थे? सेकेंड में उस समय सेकेंड में आपका ये आईटी वाला जो बोले ना, आईटी वाला सेकेंड ग्रुप में था, उसी में बैक किए थे। कॉस्ट कैसा गया था? कॉस्ट ठीक गया था। कॉस्ट में मतलब बॉर्डर लाइन पे थे। आप तो यस, एक ही साथ दिए थे। हाँ, जैसे कि आपको याद होगा। हाँ, कॉस्ट का पेपर देते हम बोला तो बहुत टफ हो गया, अब तो हम पास ही नहीं होगा। एग्जैक्टली, एक्चुअली कॉस्ट का पेपर में सबसे बड़ा चीज क्या था ना, मतलब सबसे टफेस्ट चीज क्या होता, तो पेपर बहुत लेंदी होता था। कभी भी आप मतलब कितने भी ब्रिलियंट हो, मेरे को लगता है कि 100 नंबर्स का आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, इतना लेंदी होता था कॉस्टिंग का। मेरा भी अटेम्प्ट कितना हुआ था, 70-80 नंबर का हुआ था। उस समय तो मैं
निराशा ही हो गया था कि भैया अब तो बैक होना ही है। तेरे को देख के हम निराश हो गए। जी एकदम 70-80 नंबर का मैंने अटेम्प्ट किया होगा और उसमें मेरा आई थिंक 60s में कुछ आया था नंबर फर्स्ट में। जी और मैं पास हो गया था उस समय, तुम बैक हो गया था। लेकिन ठीक है, उसके बाद फिर तुम देखो इतना कमबैक किया, क्या मोटिवेट किया उस समय, मतलब कि भाई इंटरमीडिएट तो यार हुआ नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में, अब तो कैसे करके मतलब क्रॉस करना है, ऐसे मोटिवेट कैसे हुए? ये मोटिवेशन का हम आपको पहले ही बोले, खाली मेरे पास एक ही था कि भैया मेरे को सीए करना है एनी हाउ। 1 अटेम्प्ट लगे, 2 अटेम्प्ट लगे, 3 अटेम्प्ट लगे, मेरे को मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना था। तो मेरा पर्पज यही था कि भैया एनी हाउ जितना भी अटेम्प्ट लगे, हम अपने तरीके से जितना भी कोशिश हो सकता था, जितना भी अपने तरफ से एफर्ट देना था, हम उतना अपना 100% देते थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा सा तो डिमोटिवेट हुए, कुछ दिन थोड़ा सा ऐसा लगा, बट ठीक है, फिर यस बुरा लगा, बट वापस अपना ट्रैक पे आ गए, वापस एज यूजुअल अपना पढ़ाई चालू कर दी। चेंजेस क्या था अपना पढ़ाई में कि भाई अब ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, या मतलब कुछ नया अपनाया क्या आपने? हाँ, नया उस समय क्या एक्चुअली ना, जब हम लोग फर्स्ट टाइम दिए थे इंटरमीडिएट, तो उस समय क्या ना कि हम लोग को वो जो क्वेश्चंस पेपर आरटीपी वगैरह आते थे ना, वो सॉल्व करने का टाइम नहीं था, क्योंकि ट्यूशंस हुआ, बैक टू बैक ट्यूशन खत्म हुआ, फिर हम लोग को अपीयर भी होना था, तो वो टाइम नहीं मिला था। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे को वो मिला चांसेस, हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लोग बोले थे कि भैया आप आरटीपी वगैरह ये सब सॉल्व करके जाओ, बट कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम हम लोग वो कर नहीं पाए। तो सेकेंड अटेम्प्ट में हमने उस पर फोकस किया कि अकेले में बैठ जाते थे भैया, एक ही पेपर 3 घंटा में सॉल्व करके उसके बाद उसको रख देते थे, 2 दिन बाद फिर रिव्यू करते थे कि भैया हमने मतलब क्या क्या परफॉर्म किया, कितना डिजर्व करते हैं। तो वो चीज़ मेरे को लगता है बहुत मेरे लिए हेल्पफुल हुआ सेकेंड अटेम्प्ट में। तो आप सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर गए? जी। फिर उसके बाद आर्टिकलशिप आप फिर आर्टिकलशिप वाला स्ट्रगलिंग आपको बताया कि करें नहीं करें, फिर आर्टिकलशिप लेने में भी सोर्सेज लगाने पड़े, भैया कोई फॉर्म ले लेवे। हाँ, उस समय तो भाई जिसका रेफरेंस है एकदम उसी को मिलता था। और आर्टिकलशिप में बड़े फर्म भैया आपको आर्टिकलशिप करना है। और सबसे सोच आपको एक चीज बताया, सबसे हम लोग का जो टफ लाइफ था वो आर्टिकलशिप वाला ही था। अच्छा, वो तो हर स्टूडेंट से यस नहीं, वो लाइफ क्या है तो बोलेगा आर्टिकलशिप तो था ही। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग को उस समय 2 चीज़ और करना पड़ता था कि भैया ट्यूशंस भी करनी पड़ती थी। हम लोग सुबह घर से 6 बजे निकलते थे, सुबह ट्यूशन करना, दिन भर ऑफिस का काम करना, शाम को वापस ट्यूशन करना, फिर रात को 9 बजे घर डूबते थे। आज के डेट में तो ये हो गया ना कि भैया ऑनलाइन क्लासेस हो गए हैं, लोग आराम जाते हैं, घर में बैठ के क्लास कर रहे थे। एक टाइम तो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन में गया ना, आने जाने में तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। आज के डेट में तो ये सहूलियत है कि आपको आने जाने का टाइम नहीं लग रहा है। उस समय टाइम कंज्यूमिंग था। यस, टाइम और टाइम सबसे बड़ा फैक्टर होता है बस। आपके पास लिमिटेड टाइम है, वो 2.5-3 साल में पढ़ के अब आपको क्लियर करना है, तो टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उस समय टाइम ये सब में कंज्यूम हो जाता था आने जाने में। तो उस समय आर्टिकलशिप आपको काफ़ी मतलब हार्ड लगता था? एकदम, लेकिन करना तो है, करना तो कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं था कोई। तो जैसे बहुत जन जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो उस समय बोलते हैं कि भाई आर्टिकलशिप तो इतना नहीं करना चाहिए, उस समय जब स्टूडेंट लाइफ होता है। लेकिन उसके बाद अब कैसा लगता है कि आर्टिकलशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, आर्टिकलशिप मेरे हिसाब से करना चाहिए, 100% करना चाहिए, क्योंकि आपका जो बेस बनता है ना काम करने का, वो आर्टिकलशिप से ही बनता है। हाँ, ऑब्वियसली आप लोग देखिएगा, एक मूवी भी आया है हाफ सीए बोल के। हाँ। उसमें जो आर्टिकल बोल के, वो लड़की का हमको नाम नहीं याद आ रहा है, वो जो आर्टिकलशिप में काम की थी, वो जब ट्यूशन लेने गई तो टीचर ने बोला ये तो हमने पढ़ाया ही नहीं है, आपने कहाँ से सीखा? तो उसने बताया कि ये हम आर्टिकलशिप कर रहे हैं, मेरे सर ने ये चीज़ सिखाया है। और आज के डेट में भी हम देख रहा हूँ, हम लोग आर्टिकलशिप जो सीरियसली किया, आज के डेट में वो सक्सेस है। हम लोग के फ्रेंड सर्कल में या फर्म में, जिस फर्म से हमने आर्टिकलशिप किया है, हम लोग के सर्कल में 25 से 30 लोग थे। जो लोग आर्टिकलशिप को सीरियसली किए वो आज सक्सेस हैं, और जो आर्टिकलशिप को सीरियसली नहीं लिए आज वो ठीक है कर रहे हैं, सीए बन गए, जॉब कर रहे हैं, बट वो जो लाइफ चाहिए या मतलब जो सक्सेस चाहिए वो चीज़ उनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनका बेस ही वहाँ पे, वो आर्टिकलशिप को सीरियस नहीं लिए ना।
मतलब फर्स्ट आपका सीखने का जो ये है ना, फर्स्ट लेवल, वो आर्टिकलशिप ही है। तो आर्टिकलशिप मेरे हिसाब से करना चाहिए और एकदम सीरियसली करना चाहिए। करना ही चाहिए। आर्टिकलशिप में आप अलग अलग क्लाइंट्स के पास जाते एकदम हैं, एकदम इंटरनल ऑडिट करते हैं, स्टैट ऑडिट करते हैं, टैक्स ऑडिट करते हैं, वेरियस एक्सपोजर एकदम मिलता है, एकदम एकदम अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के एक्सपोजर मिलते हैं, एकदम तो एकदम। नो डाउट और इनफैक्ट टाइम है सीखने का। इनफैक्ट यदि आपको प्रैक्टिस में जाना है तो आर्टिकलशिप को तो आप एकदम इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। तो आपका पूरा आपने आर्टिकलशिप पूरा किया एकदम पूरा बहुत जन होते हैं ना भाई, बीच में डमी ले लिए, नहीं बीच में छोड़ दिए। नहीं, आपने हमने अपना- पूरा कंप्लीट किया, पूरा कंप्लीट तो किया। फिर अब जब सीए फाइनल, आपको अब नेक्स्ट तो सीए फाइनल ही देना है जी। तो उस समय आपकी फर्म कितना छुट्टी देती थी सीए फाइनल करने के लिए? सीए एक्चुअली मेरा सीए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। हाँ, मेरा सीए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो लोग सफिशिएंट छुट्टी दे देते थे, 4 महीने का देते थे, 4 महीने का देते थे। बट सेकेंड अटेम्प्ट में वो 1 महीना से ज़्यादा नहीं देते थे। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 4 महीना का छुट्टी मिल गया, ठीक है, बट सेकेंड अटेम्प्ट में जो छुट्टी था वो छुट्टी लगानी बहुत कम है। सीए फाइनल के हिसाब से वो छुट्टी बहुत कम है। तो आपको एक बार गुस्सा आया? गुस्सा बहुत आया, बट कुछ कर नहीं सकते थे। कर रहे थे कि भाई आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हम मेरा पार्टनर, मेरा जो बॉस है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। एकदम आप सही बोल रहे हो, फील हुआ तो एकदम उस समय तो लग रहा था यार क्या बेकार आर्टिकलशिप कर ले रहे हैं। हाँ, उस समय तो लगा, बट अभी लगता है कि नहीं, आर्टिकलशिप जो किए वो मेरा बहुत बढ़िया डिसीजन था, उसको सीरियसली किए, वो और बहुत बढ़िया डिसीजन था। तो ये सीए फाइनल जो आप सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया ना, जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब बोथ ग्रुप क्लियर कर गए थे कि एक ग्रुप? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने खाली एक पेपर में मेरा एग्जामिशन था, वो एसएफएम था। और पूरा 8 में खाली एक पेपर में एग्जामिशन था, वो एसएफएम था। और उस ईयर एसएफएम का पेपर मेरे हिसाब से तो बहुत इजी था, बट बाकी स्टूडेंट जो थे उन लोग के लिए बहुत टफ था। तो मेरे जो टीचर थे जो एसएफएम पढ़ाते थे, उन्होंने मेरे को कॉल करके बुलाया, क्योंकि एसएफएम में सारे लड़के फेल हुए थे और हम ही अकेला वो था जिसका एग्जामिशन था। तो वो मेरे को थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं ठीक है, हाँ, फर्स्ट ग्रुप में एक पेपर में एग्जामिशन आया है, सर ने भी अप्रिशिएट किया कि देखो सब कोई तो फेल हो गए हैं, तुम्हारा तो एग्जामिशन आया हुआ है। तो वो चीज़ें ने मेरे को सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मोटिवेट किया और हमने ट्राई किया। बाय गॉड ग्रेस सेकेंड अटेम्प्ट मेरा 7 का 7 पेपर निकल गया। तो बढ़िया है। तो आप बात बोले अभी बाय गॉड ग्रेस, तो बहुत जन बोलते हैं कि भाई सीए जो है वो 70-75% स्टडीज है, हार्डवर्क है, Yes. एंड 20-25% लक है। इस पे मतलब क्या बोलना है आपका? ये लोग जो बोलते हैं वो 100% सही बोलते हैं कि आप कितना भी मेहनत कर लो। मेहनत देखिए वो तो प्राइमरी है, यदि आप पढ़ाई नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, एफर्ट नहीं देते हो, तो आउटकम तो कुछ आने वाला नहीं है, वो तो प्राइमरी है। बट इसमें जो लक फैक्टर बोलते हैं ना, वो भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि मेरे जान पहचान वाले में इनफैक्ट मेरे एक आर्टिकल था, बहुत ब्रिलियंट आर्टिकल था, मतलब हम उसका हमेशा तारीफ करते थे कि इसके जैसा काम करो, इससे सीखो। अच्छा। और वो सीए मतलब बोला ना बहुत ब्रिलियंट था, बट सीए फाइनल करने में उसको 5 अटेम्प्ट लग गया। अच्छा। तो वहाँ पे उसका लक साथ नहीं देता था। पढ़ने में भी लड़का अच्छा था, काम करने में भी अच्छा था, सब कुछ में अच्छा था, बट नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरी कजन सिस्टर वो स्कूल टॉपर थी। अच्छा। वो स्कूल टॉपर थी। हम ही ने एक्चुअली फैमिली में कुछ लोग बोले कि नहीं ठीक है सीए कराना है, फिर कुछ लोग बोले नहीं कराना है। बोला नहीं तुम सीए कर, तू तो अच्छा यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की है, स्कूल टॉपर है। उसको उस समय के जो बंगाल के आपके ये थे ना गवर्नर थे, उनसे अवार्ड भी मिला था वो कोई एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, टॉप करने के लिए। तो हमने उसको बोला कि नहीं तुम सीए कर। तो वो मेरे से बहुत मतलब मेरिटोरियस स्टूडेंट जिसे बताया कि स्कूल टॉपर रही है यहाँ पे। हम तो यहाँ पे आए थे तो भैया हमारा तो 55-60% वाले में थे, हाँ, और वो लोग तो 90-94-95% वाले थे। तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज थी, फिर भी उसका अटेम्प्ट ज़्यादा लग गया, नहीं हो पाया। क्यों? वो लैक फैक्टर, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से पूरा एफर्ट दी, मतलब बचपन से मेरिटोरियस स्टूडेंट रही है, फिर भी नहीं हुआ। तो लक फैक्टर तो इसमें जो आप बोले ना कि 25-30% लक काम करता है, वो 110% सही है कि लक फैक्टर तो मैटर कहीं करता ना है। कहीं दुआ काम करती है। एकदम। इसी बताइए जैसे आज लोग स्टूडेंट सीए इंटर दे रहे हैं, सीए फाइनल दे रहे हैं, तो फाइनल इज द अल्टीमेट कि भाई इसके बाद नो डाउट आपका लाइफ चेंज हो जाता है। लेकिन फाइनल जैसे क्रॉस करने के लिए, निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? 24 घंटे में कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा मोटा-मोटी? मेरे हिसाब से तो 15 से 16 घंटा। वो लास्ट के जो 3-4 महीने होते हैं एग्जाम में, मतलब आप पढ़ाई और खाना सोना, बस ये 3 चीज़ पे ही फोकस करो। मेरे हिसाब से उतना आप एफर्ट नहीं देते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना आई डोंट थिंक कोई पॉसिबल है कि एक अटेम्प्ट में हो जाए।
14 से 15 घंटा चाहिए होगा आपको पढ़ने चाहिए होगा, 14 एकदम। और हम वही करते थे, 14-15 तो नहीं है, मोटा मोटी 12 घंटा पढ़ते थे। हाँ, 11 से 12 घंटा साथ में हम लोग सेल्फ स्टडी किए हुए हैं। हाँ, तो हम लोग तो खुद से अपने चाय बनाते, जब नींद आने लगता था तो यस हमारा यस घर था, रूम टाइप का अलग से था, तो उसमें हम लोग, मैं भी जाता था एकदम हम लोग 3-3:30 बजे का अलार्म लगा के उठ जाते थे, उठ के फ्रेश होके चाय खुद बना के। यस, तुम चाय बना रहे हैं, नीचे में स्टोव वो रखा था गैस, तुम चाय बनाता था, फिर चाय बन गया, उठ जा तो मैं जाकर उठ जाता। जी। वो दिन भी याद आते हैं, काफी टफ टाइम चल रहा था, लेकिन बहुत अच्छा था। तो मोटा मोटी 15-16 घंटे जो है, हाँ, एक स्टूडेंट को देना ये तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। पर्सन क्लियर करना है। तो एक चीज और है कि जैसे सपोज हम लोग कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, राइट, तो हम लोग स्टार्टिंग में वो एक सर्टेन राइटर का वो सब्जेक्ट पढ़े, सपोज इनकम टैक्स किसी राइटर का पढ़े, और फिर जब एग्जाम के समय आता है तो किसी फ्रेश बुक से सोचते हैं रिवीजन करें, तो ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं करना। बिकॉज क्या है ना, आपके माइंड में तो आप जो लास्ट का 3 महीना 4 महीना बुक्स पढ़े वही है ना। आप तो नया है, रिवीजन दूसरे बुक्स के करोगे तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि भैया हम तो वहाँ पे कुछ और पढ़े, रिवीजन किसी दूसरे से। इसका बेस्ट वे आउट है कि आप अपना खुद का ओन नोट्स बनाओ। जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय अपना शॉर्ट नोट्स बना लो कि भैया मेरे को रिवीजन करने के लिए ये चीज़ करना है। क्या होता है ना, सिलेबस तो सीए का बहुत वास्ट है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम से पहले सब कुछ रिवीजन कर लो। तो इसीलिए जो आप अपना हैंड नोट बनाए हो, या हैंड नोट आप जैसे पढ़ना चालू करोगे तो आपको सारा रिकॉल आ जाएगा डिटेल वाला कि हमने ये चीज़ पढ़ा था। तो मेरे हिसाब से रिवीजन के लिए दूसरा बुक रेफर करना एकदम नहीं पढ़ना चाहिए। बिकॉज़ जब फ्रेश बुक देखेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम आपको नया लगेगा ना, नया लगेगा तो आप तो पैनिक में आ जाओगे। आप तो जो परफॉर्म करने वाले उससे भी बुरा हालत होगा आपका एग्जाम में। फिर तो सबसे जो बेसब्री से इंतजार रहता है सीए स्टूडेंट का होता है रिजल्ट्स, एग्जाम का रिजल्ट्स। जी, तो एग्जाम के रिजल्ट्स के पहले जो एक दिन पहले होता है, तो उसमें आपको कुछ घबराहट या कुछ कैसा फीलिंग कैसा था? घबराहट देखिए उसमें नहीं रहता ही है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब रात भर नींद नहीं आता था यार, कल रिजल्ट आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब यदि हम फेल हो जाते तो फिर से वही पढ़ाई, मतलब वो तो पढ़ाई दोबारा उस चीज़ को, जिस चीज़ को आप पढ़ चुके हो वापस से उसको पढ़ना। और 6 साल, एक्चुअली एक मेरे टीचर थे वो बोलते थे कि आप 6 मंथ जो आप बैक कर रहे हो वो मॉनेटरी टर्म में समझाते थे। सिंस हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो मॉनेटरी टर्म में समझाते थे कि आप ये मत सोचो कि आज के डेट में आपका 10 लाख या 12 लाख का पैकेज है तो 6 लाख पीछे हो गए तो 3 लाख रुपए का नुकसान है। आप देखो कि आपके रिटायरमेंट के समय आपका क्या पैकेज रहेगा। रिटायरमेंट के समय वाला जो पैकेज है उससे, क्योंकि आप 6 महीना डिले हो गए तो इसका मतलब 6 महीना आप कम जॉब करने वाले हो, तो रिटायरमेंट वाला पैकेज जोड़ो। तब हम लोग सोचते थे यार तो हम लोग का बहुत बड़ा नुकसान है तो जितना जल्दी हो सके इसको कर लेना चाहिए मॉनेटरी टर्म में भी। और दूसरा क्या है कि ये पढ़ने का जो झंझट है बार बार, मतलब सेम चीज़ को, वो चीज़ से पढ़ाई से तो देखिए सीए प्रोफेशन में कभी भी आप ये नहीं हो सकता, आपको तो पढ़ते आपको अपग्रेड करने के लिए कंटिन्यूएशन करते रहना पड़ेगा। बट क्या ना, यदि आप प्रैक्टिस में हो, जॉब में हो, तब पढ़ने में अलग इंटरेस्ट आता है क्योंकि आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो। और वहाँ पे तो खाली आप एग्जाम पास होने के लिए देने वाले थे, यहाँ पे तो आपको कुछ पॉकेट में आएगा। यदि आप पढ़ के क्लाइंट को एडवाइस करोगे तो कुछ पॉकेट में आएगा, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उसमें फीलिंग तो काफी एकदम घबराहट सा आपको भी ऑब्वियसली हुआ होगा। तो जैसे सपोज आपने जब अपना रिजल्ट देखा और आप पास हो गए, राइट, तो आप रोए? नहीं, रोए तो नहीं थे, बट आँख में आंसू जरूर आ गया था। हाँ, कि चलो भाई गॉड ग्रेस हो गया है नहीं। तो आप जैसे क्लियर कर गए और आपने अपना रिजल्ट देखा, तो आपने फर्स्ट कॉल किसको किया? हमने रिजल्ट खुद नहीं देखा था, मेरा कोई फ्रेंड देखा था और उसने कॉल किया था। तो क्या है ना कि फर्स्ट टाइम में हमने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना खुद से देखा था तो हम क्वालिफाई नहीं किए थे, तो सेकेंड टाइम हम डिसाइड किए नहीं, हम नहीं देखेंगे। तो मेरा कोई फ्रेंड कॉल किया था और उस समय मेरा कॉल जो है मेरे चाचा जी उठाए थे। अच्छा। तो उसके थ्रू मेरे को पता चला, सिंस चाचा जी उठाए थे तो उन्होंने तो हमको तो बोला ही है, फिर पापा वगैरह सबको घर में सब कोई को उन्होंने ही बता दिया था, चाचा जी ने ही सबको बता दिया था, या जो भी रिलेटिव्स थे कि भैया लड़का सीए बन गया है। और एक चीज़ हम बताएं, लगता है सीए पास हो गया तो सब कुछ हो गया, उसके बाद आपकी सेकेंड लेवल की जो स्ट्रगलिंग वाली लाइफ होती है वो चालू होती है।
क्योंकि आपका तो जैसे बहुत जन बोलते हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि भाई सीए फाइनल हो गया तो अब सब काम नक्की, पर ऐसा है नहीं एकदम Actual में तो फाइनल क्रॉस करने के बाद ही लाइफ चालू हो रही है एकदम प्रोफेशनल वाली। एकदम। तो आपका स्टार्टिंग में क्या था, मतलब जॉब में गए आप कि आप प्रैक्टिस में गए? हम एक कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसमें हम ज्वाइन कर लिए और उनके साथ हम कंडीशन रख दिए कि भैया हमको तो प्रैक्टिस में जाना, हम सीओपी अपना रखेंगे, आपका काम में कोई ये नहीं होगा, आपका काम जैसे जो भी ऑफिस आवर है 11 to 6 हम आपका काम करेंगे, उसके बाद हम फ्री हैं, हम अपना कुछ भी कर सकते हैं। रिटेनरशिप बेसिस में? यस, रिटेनरशिप बेसिस में। और सीओपी हैंडल कर रहे थे? यस, सीओपी हैंडल कर रहे थे। तो अब हमने चूज भी किया उसके लिए छोटा कंपनी। इनफैक्ट यहाँ पे तो पे कलकत्ता में उस समय क्या, आज भी पे बहुत ख़राब है कंपैरिजन टू अनदर मेट्रो सिटीज़। तो पे बहुत ख़राब था, तो मेरे को ऑफर मिला था बेंगलोर वगैरह से ये सबसे, बट हम नहीं गए। बिकॉज क्या है कि हमको तो भैया प्रैक्टिस में आना था और मेरा सिंस बेस अब यहाँ पे बन गया था तो यहीं पे करना था। तो वहाँ पे पैकेज भी मेरे को जो कलकत्ता में मिल रहा था बहुत कम मिल रहा था। बट हम इसलिए गए कि भैया देखो क्या है ना, कि छोटा कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती ना, वो यदि एक सीए रख लेती है ना, तो वो कहावत है ना कि जूता पॉलिश से चन्नी पाट तक सब आप ही को करना है। सेम चीज़ वही था कि कंपनी का पैन कार्ड भी यदि अप्लाई करना है तो हम ही को करना है, बैलेंस शीट भी फाइनल करना है तो हम ही को करना है, ऑडिटर से बात करना है, मतलब सब कुछ A to Z सब कुछ हमको ही करना है। तो वो मेरे लिए स्टार्टिंग में तो लगा यार हम कहाँ पे ज्वाइन कर लिए, तो मतलब जो नहीं सोचे थे सीए बनने के बाद भी ये सारा काम करना पड़ रहा है। बट बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बहुत बढ़िया किए, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस में आते हो तो प्रैक्टिस में भी आपको इनिशियल डे में सब कुछ करना रहता है, क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है सब कुछ करनी रहती है। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग से हम वहाँ से सब कुछ बेस लेवल से पैन कार्ड एप्लीकेशन से लेके कंपनी फॉर्मेशन, ऑडिट एंड फाइनेंशियल सब कुछ किए थे। तो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहा। कितने साल थे आप जॉब में? हम जॉब में रिटेनरशिप में ऑलमोस्ट 2 साल थे। 2 साल थे। तो मोटा मोटी प्रैक्टिस में आप 14-15 साल हो गया आपका? जी। तो हमने 11 में क्वालिफाई किया था, 13 में प्रैक्टिस में आ गया था, 13 में प्रैक्टिस में आ गया, मई 2011 में क्वालिफाई किया था। तो हो गया 14-15 साल हो गया। तो आपका फर्स्ट क्लाइंट कौन था प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस में एक्चुअली छोटा मोटा क्लाइंट तो आप जिस कंपनी में जॉब करते थे, सर्टिफिकेशन वगैरह सब, तो पहला जो काम मिला था वो तो आपके थ्रू मिला था, सर्टिफिकेशन वगैरह ये। बट प्रॉपर ऑडिट प्रोस्पेक्टिव से देखें तो रॉयल क्रूजर बोल के एक है, यहाँ पे आप देखे होंगे वॉल्वो बस चलती है, जो कि वेस्ट बंगाल में सबसे पहला वॉल्वो बस लाने वाली कंपनी वही थी, रॉयल क्रूजर थी। तो मेरा फर्स्ट क्लाइंट जो था प्रॉपर ऑडिट वाला, दैट इज अ रॉयल क्रूजर। ओके। उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारोबार चलता गया बस। नहीं, ऐसा भी जैसे इनिशियल डेज में ऐसा भी फीलिंग लगा होगा कि भाई ये क्लाइंट से अभी तो मेरे को मतलब इतना इनकम नहीं जनरेट हो रहा है, या ये क्लाइंट अभी तक मेरे को फीस नहीं दे रहा है, हम कैसे आगे बढ़ाएंगे प्रैक्टिस को? कभी ऐसा फीलिंग आया, कभी ऐसा लगा? नहीं, एक्चुअली क्या ना, स्टार्टिंग में 1-2 साल तो नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? रीज़न ये था ना कि हमको तो था कि भैया काम करके देना है, बस हमको जो बेसिक मेरी नीड है वो फुलफिल हो जाए। तो हमने 2 साल के बाद जो रिटेनरशिप पूरा छोड़ा वहाँ पे, इनफैक्ट पूरा भी नहीं छोड़ा था वहाँ पे, फिर वीक में 1 दिन जाता था कि भैया ठीक है आप जो मेरे को दे रहे हो उसका 1/4 देना, हम वीक में 1 दिन आएंगे। तो एक वहाँ से मिलता था, और बाकी जो मेरी बेसिक नीड है वो क्या है, डिफरेंट सोर्सेज से मेरे को मिल जाता था, तो मेरा बेसिक नीड पूरा हो जाता था। बट 2 साल के बाद मेरे को लगा कि यार मतलब बहुत स्ट्रगलिंग है ये। तो हम तो जहाँ पे थे, जो वहाँ पे फिक्स मिल रहा था, 2 साल बाद आज वही बस नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय मेरे को रियलाइज हुआ नहीं है तो लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है। इनफैक्ट उस समय तो मेरे को अपना ऑफिस लेने का भी पोजीशन नहीं था। तो कोई सीनियर मेंबर थे जिनको एक पार्टनर की रिक्वायरमेंट थी, तो हम उनके साथ पार्टनरशिप किए और उन्हीं के ऑफिस में बैठ के अपना काम करते थे। 2 साल बाद फिर तकलीफ जो बोला कि मेरे को जब लगा 2 साल बाद, जब उन्होंने मेरे को बोला कि शुक्ला जी जो पर्पज़ के लिए हम लोग पार्टनरशिप किए थे वो तो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हम लोग को लगता है डिसकंटिन्यू कर लेना चाहिए। अच्छा। तब मेरे को इसलिए लगा कि मतलब स्ट्रगलिंग फेज इसलिए लग रहा क्योंकि उस समय फिर मेरे ऑफिस का भी पोजीशन नहीं था। हम ऑफिस में कहाँ जाएंगे, यहाँ से छोड़ के निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ फिर, और उस समय यस एकदम ऑफिस मेरा था नहीं। तो फिर ठीक है, हमने उनको तो बोल दिया कि ठीक है अंकल जी कोई इशू नहीं है। तो फिर क्या है कि एक मेरे क्लाइंट ही थे, उनका ऑफिस पड़ा हुआ था, एक छोटा सा केबिन था, तो उन्होंने बोला ठीक है आप मेरे यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। एक्सचेंज में जो उनसे हम मंथली रिटेनरशिप फीस लेता था
वो हम बोला भैया ठीक है, उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो रेंट एडजस्टमेंट हो जाता था, और वहाँ से फिर हम एक 6 महीना तो एक आर्टिकल से किए, उसके बाद एक आर्टिकल और रखे, तो 2 साल 2 आर्टिकल के बेस करके हम वहीं पे चलाए हैं। फिर उसके बाद 2-3 ऑफिसेस चेंज हुई, एक ऑफिसेस फिर दूसरे जगह, फिर क्लाइंट के यहाँ जो था वो क्या है कि उन्होंने तो मेरा छोटा सा केबिन दे दिया। मेरा जब टीम बढ़ने लगा तो एडजस्टमेंट में दिक्कत आने लगा। हालांकि उन्होंने मेरे को स्पेस दे दिया कि भैया ठीक है आप यहाँ पे स्टाफ बैठा दो, बट वो जो मेरे स्टाफ उनके स्टाफ के साथ बैठते थे तो उनको काम करने में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता था, तकलीफ होता था। तो फिर हम छोड़ के दूसरे जगह रेंट पे लिए। तो जब वहाँ पे रेंट पे लिए तब से फिर हम अपना एक्सप्लोर करना चालू किए। उस समय क्या है ना कि क्लाइंट के प्रीमाइसेस में आप बैठ के कर रहे हो तो वो एकदम फ्रीडम ऑफ माइंड नहीं रहता। जो भी आप अपना ऑफिस हो, रेंट पे ही हो, ठीक है, वो अलग चीज़ रहता है, और क्लाइंट के यहाँ बैठ के करना, दैट इज बोथ आर द डिफरेंट थिंग। तो वहाँ पे जब गए तब फिर हम फ्री हैंड काम करने लगे। हाँ, तब उस समय से धीरे धीरे ग्रोथ होना चाहिए। तो आपकी खुद की ऑफिस है? जी, अभी मेरे खुद की ऑफिस है, कलकत्ता में ही है। प्रैक्टिस बढ़िया चल रहा है? अभी बढ़िया चल रहा है। आप सेटिस्फाइड है? हाँ, अभी हम सेटिस्फाइड हैं। शुक्ला जी, जैसे एक चीज आर्टिकलशिप का ध्यान में आया, तो उस समय आर्टिकलशिप ने आपने बताया ना कि स्टाइपेंड उस समय कितना मिलता था? 1000 रुपए। हाँ। पर उसमें ट्यूशंस भी करने हैं अपने को। एकदम ट्यूशंस में उस समय मोटा मोटा आई थिंक एक टीचर का 10,000 12,000 एकदम करके उस समय एकदम तो फीस था। तो ये आप कैसे मैनेज कर रहे थे? बिकॉज आर्टिकलशिप में 1,000-1,200 मिलना है, आर्टिकलशिप करना भी कंपलसरी है। बिकॉज आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। आपने बताया कि भाई दूसरा ऑप्शन कोई डमी ले लो तो कोई 25-30 हजार मांगता है। एकदम वो जो 1,000-1,200 आप अर्न कर रहे हैं उस 3 साल में, आर्टिकलशिप 3 साल का है, और उसके बदले में आपको पढ़ना भी है, अपना डे टू डे लाइफ भी चलाना है, देन ट्यूशंस भी लेने हैं, तो ये मैनेज कैसे हुआ? ये मैंने देखिए आर्टिकलशिप में जो 1,000 रुपये मिलते थे, हम लोग के टाइम पे क्या था ना कि क्लाइंट ऑफिस बहुत ज़्यादा जाना रहता था। और क्लाइंट ऑफिस में एक रूल्स था, ये था आप क्लाइंट ऑफिस जा रहे हो तो आप कन्वेंस का और फूडिंग का खर्चा आप रिइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हो क्लाइंट से। अच्छा। तो क्या है, मेरा जो खुद का खर्चा था वो तो क्लाइंट और 1,000 रुपया जो मिलता था स्टाइपेंड का उससे हो जाता था। बट ट्यूशंस के लिए बट ऑब्वियस है मेरे को घर से सपोर्ट लेना पड़ता था ट्यूशन फीस के लिए कि भैया मेरे को चाहिए। अभी जैसे सपोज आप सीए फाइनल अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड अभी और ग्रोथ फेज में अब जा रहे हैं, तो इसके लिए आपने क्या सोचा है? मैंने कैसे आप एक्सप्लोर करेंगे, कैसे आप ग्रोथ को और लेना चाहेंगे? देखिए ग्रोथ का ना एक्चुअली हम लोगों ने जैसे आप भी हो और 2-3 जन मिल के हम लोग पार्टनरशिप इसीलिए किए कि भैया पार्टनरशिप करके कुछ सिनर्जी क्रिएट किया जाए। देखिए अभी तो आज के डेट में हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, जो अकेले अंडर वन रूफ हम सब कुछ कर रहे हैं, इनकम टैक्स भी कर रहे हैं, डीडी भी कर रहे हैं, आरओसी भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। बट आगे का प्लान आउट ये है कि भैया स्पेशलाइजेशन करें, कोई एक चीज़ पे फोकस करें। आप सीए फाइनलिस्ट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा खासा अभी चल रहा है आपका, आपने आर्टिकलशिप भी पूरा किया है जी। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो आज एंटर कर रहे हैं सीए में या जो एंटर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बहुत जन को लगता है कि भाई सीए इज द टफेस्ट कोर्स, भाई इसको नहीं करें, पहले ही डर जा रहे हैं। या बहुत जन जब इंटर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स इंटर दिए जैसे फेल हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो गए, तो ये सीए फाइनल है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो गए, थर्ड अटेम्प्ट में फेल हो गए, तो छोड़ दे रहे हैं कई जन, डर से छोड़ दे रहे हैं, कई जन डिप्रेस होकर छोड़ दे रहे हैं। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हम बोलना चाहेंगे कि देखिए पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे सीईओ को जानते हैं जो कि 9 to 10 अटेम्प्ट्स दिए हैं और फिर जाके वो क्वालिफाई किए हैं। तो आप भैया इसमें लगे रहो, आपको भैया ये कुछ आप क्या होता है ना कि आप 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे लियो ना तो आपको पढ़ने का फिर इच्छा नहीं होता। आप जॉब कंटिन्यू करो ना, कैरी ऑन करो, आप जिस फॉर्म में आर्टिकलशिप किए हो वहीं पे कंटिन्यू करो। क्या होता है ना, दोनों चीज़ करने से ना तो फिर आप क्या ना कभी लोनलीनेस या बोरियस फील नहीं करते हो। आप काम भी करते रहोगे साथ साथ में और आपका पढ़ाई भी चल रहा है। काम करते रहोगे तो क्या है, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसका भी आपको अपडेटेशन रहेगा और उसके बाद साथ साथ में आप अपना पढ़ाई भी करो। तो मेरे हिसाब से टफ नहीं है। बोला ना कि आपका 70% तो मेहनत करना है, बट ऑब्वियस है यदि आपका लक खराब हुआ तो थोड़ा हो सकता है आपको 2 अटेम्प्ट की जगह 3 अटेम्प्ट देना पड़ जाए, बट आप कर लोगे यदि आप जी जान से उसमें मेहनत से करो तो ऐसा कुछ नहीं है, टफ नहीं है, ठीक है। मेहनत करने से मेहनत एकदम भरोसा रखना है कि हमको करना है। आप टारगेट लेके चलो कि नहीं मेरे को ये करना है तो आप एकदम निकाल लोगे, कोई टफ नहीं है।
अच्छा शुक्ला जी, एक चीज और बताइए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि भाई मैं तो बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ या मैं तो इतना मेरिटोरियस नहीं हूँ, तो क्या मेरे को सीए करना चाहिए? नहीं, हो जाएगा मेरे से? एकदम हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट है, कॉमर्स में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं मेरे को करना, तो इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। बिलो एवरेज लड़का लोग भी कर लेता है। आपका सब्जेक्ट टू आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। यदि आपका, हम बहुत जन को देखा हूँ साइंस से छोड़ के बीएससी किए हुए बंदा लोग सीए किए हुए हैं, तो उनका उसमें इंटरेस्ट था, उसमें उनका, जैसे हम लोग तो क्या है 10 के बाद छोड़ दिए, हाँ 11 12 से आगे लोग बीएससी मतलब ग्रेजुएशन तक उन्होंने साइंस से किया हुआ है, फिर आके उन्होंने सीए किया। तो यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप बिलो एवरेज हो या बहुत मेरिटोरियस हो, मैटर नहीं करता है। यदि आपका इंटरेस्ट है और आप जी जान से मेहनत करते हो तो आप निकाल लोगे। जैसे आप पहले इंटरमीडिएट में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किए, राइट? जी। फिर आप फाइनल में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किए। नहीं। तो कभी ऐसा फीलिंग हुआ कि भाई लोग क्या कहेंगे, फैमिली को मैं कैसे बताऊं कि भाई मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया फाइनल? कभी ऐसा मन में आया? नहीं, देखिए लोग तो कहेंगे, ये तो मन में आया, बट फैमिली वाले हमेशा सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनको पता था कि भैया टफ है ये, और वो रिसोर्सेज जो चाहिए होते हैं वो रिसोर्सेज नहीं थे, बिकॉज हम लोग तो लोअर मिडिल क्लास में बंदे थे। तो फैमिली को तो पता था, फैमिली तो मोटिवेट करती थी, ठीक है, बट लोग जो बोल रहे हैं ना, लोग तो ताने मारते थे, उनका काम ही है ताना मारना। हाँ, वो लोग तो मारते थे, बट उस केस में बस ठीक है, सुनते थे, बोलते थे भैया अपना भी कभी टाइम आएगा। तो उस समय जो मेरे को क्रिटिसाइज करते थे, आज वही लोग सबसे ज्यादा, मतलब क्या बोला, एकदम नो डाउट। अच्छा, जैसे सपोज आप अभी जब गांव जाते हैं आफ्टर दिस बिकमिंग सीए, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो गांव में वहां पे आपसे किसी को इंस्पिरेशन मिला कि भाई नहीं, एक छोटे से गांव से उठ के कलकत्ता में जाके सीए बनना, प्रैक्टिस करना है, अपनी फैमिली का भी स्टेटस ठीक करना, तो वहाँ पे आपने किसी को इंस्पायर किया या कोई आपसे इंस्पायर हुए आपके उस साइड में, गांव में? नहीं, गांव में तो नहीं, बट मेरे जो फैमिली मेंबर थे, जैसे बुआ के लड़के लोग या कज़न दीदी के लड़के लोग, और जैसे मेरी कज़न जो बोले, तो मेरे फैमिली मेंबर में लोग मेरे से इंस्पायर हुए, और मेरे घर में आज के डेट में 2 सीए और हो गए हैं। अच्छा। मेरे पापा और 5 भाई बहन हैं, 5 भाई बहन में से 3 जन के लड़के या लड़की सीए हो गए हैं। इनफैक्ट यस, मैं फर्स्ट हूँ, वही बोल रहा हूँ जो आप बोले इंस्पायर, तो मेरे फैमिली मेंबर या मेरे रिलेटिव्स मेरे से इंस्पायर होके कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 हो चुके हैं, 2 और लाइन में हैं, हो सकता है 1-2 साल में 2 सीए और हो जाए मेरे घर में। एक चीज बताऊं, मैं भी अपना फैमिली मेंबर का फर्स्ट सीए हूँ जी। इनफैक्ट हम तो अपने फैमिली मेंबर का, मतलब जो होते हैं ना कि हायर एजुकेशन करने वाला पहला बंदा हूँ। इसके पहले क्या था, मैक्सिमम सब 12th तक पढ़ाई करते थे, ग्रेजुएशन कोई नहीं किया था। फर्स्ट मेरे करने के बाद फिर मेरे दोनों छोटे भाई ने, सिंस वो लोग भी पढ़ने में ठीक थे तो साइंस लिए थे, वो लोग तो कलकत्ता आए नहीं, तो वो लोग तो अपना साइंस कंटिन्यू किए। दोनों लोग इंजीनियरिंग के लिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक मैकेनिकल इंजीनियर है। इनफैक्ट उसके बाद से मेरे घर में जितने लोग हैं सब कोई न कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, इंस्पायर हो कि नहीं भैया ठीक है, भैया ने किया तो हम लोग को भी करना है। मतलब फर्स्ट पर्सन है जो अपना फैमिली में लीड किया कि भैया नहीं ठीक है, हम लोग को एजुकेशन के पीछे भी फोकस करना, पढ़ाई करना, कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करना है। अच्छा, अब जैसे सीए इंस्टीट्यूट है अपना, तो आप कुछ इंस्टीट्यूट में और ऐसा रिफॉर्म्स चाहते हैं या लाना चाहते हैं जिससे कि और भी स्टूडेंट्स लोग को मोटिवेशन मिले, स्टूडेंट्स लोग और अच्छा कर पाएं, या कुछ स्टडी में बदलाव लाना चाहते हैं, ऐसा कुछ? स्टडी में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जैसे क्या होता है ना, हम लोग को कभी भी अपना चीज़ का मार्केटिंग नहीं सिखाया गया है कि भैया कैसे अपना सर्विस को हम लोग सेल करें। क्या होता है ना, आज के डेट में हम लोग तो डिग्री होल्ड कर लिए हैं, बट क्लाइंट के सामने कैसे अपना प्रोडक्ट को बेचना है, मतलब अपना सर्विस को कैसे बेचना है, या जो हम लोग डिजर्व करते हैं फीस, वो कैसे निगोशिएट करके वो लेना है, वो चीज़ इंस्टीट्यूट को अपना करिकुलम में डालना चाहिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हम लोग जो कर रहे हैं, वी आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, दैट इज़ अ करेक्ट, बट लाइवलीहुड चलाने के लिए तो भैया अर्निंग भी चाहिए होगा। वो चीज़ कभी नहीं सिखाया गया। एथिक्स यही सब सिखाया गया। हाँ, एथिक्स तो ठीक है भैया, बट जीवन चलाने के लिए आपको तो पैसा भी चाहिए। राइट। तो वो चीज़ करिकुलम में डालना चाहिए कि भैया हाँ ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट को या फीस निगोशिएशन क्लाइंट के साथ कैसे करना है, प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, वो चीज़ एक मार्केटिंग वाला चीज़ या प्रेजेंटेशन,
या क्लाइंट के साथ या पब्लिक में आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, जो कि MBA वालों को सिखाया जाता है। वो प्रेजेंटेशन वाला चीज़ एक अपना इसमें करिकुलम में डालना चाहिए। हालांकि एक GMCS है, बट वो बहुत छोटा सा कोर्स है, उसमें कुछ होता नहीं, 1 सप्ताह 10 दिन में इतना डेवलपमेंट होता नहीं। प्रैक्टिकली उसमें Yes, कुछ नहीं yes, होता है। yes, yes. जिस हिसाब से MBA और का रेसिडेंशियल एकदम उसमें ग्रूमिंग किया जाता है। यस, तो CA लोग को भी ग्रूमिंग की जरूरत है, ग्रूमिंग की जरूरत है। अपना जो सर्विसेज है, हाँ। उस सर्विसेज को हम कैसे प्रेजेंट करें, कैसे एडवर्टाइज करें, कैसे उस क्लाइंट से हम वो फीस ले पाएं, यस, जो डिजर्व करते हैं, जो हम डिजर्व करते हैं। यस, तो वो उस पे सोचना चाहिए इंस्टीट्यूट को। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं शुक्ला जी रैपिड फायर राउंड की तरफ। जी, अच्छा बताइए, फेवरेट सब्जेक्ट जो पढ़ते वक्त थोड़ा सुकून देता है? टैक्सेशन। मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिसका नाम सुनते ही टेंशन हो जाती थी? IT वाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेल्फ स्टडी या कोचिंग, अगर एक चूज करना है? सेल्फ स्टडी। गुड। मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी? मॉर्निंग स्टडी। Morning. आप सुबह पढ़ते थे, मॉर्निंग पढ़ते थे? जी। एग्जाम के पहले फीलिंग, कॉन्फिडेंस या डर? नहीं, कॉन्फिडेंस। गुड। रिजल्ट की पहली रात नींद आती थी या नहीं? नहीं नहीं। स्टडी ब्रेक में क्या ज्यादा होता था, चाय या स्ट्रेस? चाय। चाय हम भी चाय पीने के लिए कई बार बाहर भी जाते थे। सबसे ज्यादा डिमोटिवेटिंग चीज, कंपैरिजन, फेलियर या लोगों का ताने? लोगों का ताने। स्टाइपेंड फीलिंग, एनफ या सर्वाइवल मोड? बिलो टू सर्वाइवल। आर्टिकलशिप ने क्या सिखाया ज्यादा, अकाउंटिंग या पेशेंस? पेशेंस। राइट। जॉब या प्रैक्टिस? एनी टाइम। एक हैबिट जो CA स्टूडेंट को जरूर होनी चाहिए, डिसिप्लिन, पेशेंस या कंसिस्टेंसी? तीनों डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। और आशा करते हैं कि ये आपकी भी प्रोग्रेस इसी हिसाब से चलती रहे। आप लोगों का ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, लोगों को बुला के मोटिवेशनल पॉडकास्ट बना के अपना चैनल के थ्रू पोस्ट करते रहें। एंड हम स्टूडेंट लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग CA ज्वाइन करें। हाँ, एंड लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे जो भी प्रोफेशन में हैं या जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, रीओरिएंट चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड इंफॉर्मेशन इस चैनल्स पे अवेलेबल रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सफलता अक्सर शोर मचाकर नहीं आती है, ज्यादातर वो चुपचाप आती है जब सारे सवाल पूछे जा चुके होते हैं। आज हमने कोई शॉर्टकट नहीं सुना, हमने सुना इंतजार, त्याग और डिसिप्लिन का एक लंबा सफर। ये कहानी याद दिलाती है कि आप कहाँ से हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना ये इम्पोर्टेंट है कि आप हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये कहानी हर उस स्टूडेंट के लिए है जो थका हुआ महसूस कर रहा है, जो अपने आप पर डाउट कर रहा है। याद रखिए, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, और एक दिन जो स्ट्रगल आप चुपचाप करते हो वो किसी और की उम्मीद बन जाती है। आज का ये एपिसोड कोई इंटरव्यू नहीं था, बल्कि एक रिमाइंडर था कि हौसला कभी भी काम करता है। शुक्रिया सुनने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।